नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मांग की आयलोच के अर्थ और उनके प्रकारों के विषय में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। मांग की आयलोच का अर्थ। मांग की आयलोच के अंतर्गत उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है, जबकि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक स्थिर रहते हैं। अर्थात उपभोक्ता की आय में एक निश्चित आनुपातिक परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन की माप को मांग की आयलोच कहा जाता है। आय में अगर मान लीजिए 25% की वृद्धि हुई है, तो आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, इसकी माप मांग की आयलोच कहलाती है। सूत्र रूप में हम लिख सकते हैं, आय की लोच बराबर वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन। जिस प्रकार से मांग की आय लोच ज्ञात की गई है, इसी तरह से मांग की कीमत लोच को भी ज्ञात किया जाता है। उसमें वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन रखा जाता है, क्योंकि हम कीमत लोच जब ज्ञात करते हैं तो हमें कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के सापेक्ष वस्तु की मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मापना होता है। यहाँ पर उपभोक्ता की आय में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के सापेक्ष हमें वस्तु की मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मापना है। इसलिए मांग की आय लोच बराबर वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन, ये सूत्र अपनाया गया है। इसमें वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन क्या होता है? वस्तु में होने वाला परिवर्तन, यानी कि वस्तु की मांग में जितना परिवर्तन हुआ है उसको हम परिवर्तन से पूर्व की मांग मात्रा से भाग देते हैं और वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन को ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार से उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए उपभोक्ता की आय में जो परिवर्तन हुआ है उसको उपभोक्ता की जो पूर्व आय थी, परिवर्तन से पहले की जो आय थी y0, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है, उससे हम भाग देते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा Q बटे Q0 गुणा इसको डेल्टा y बटे y0 को हम जब गुणा में लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि y0 बटे डेल्टा y हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा डेल्टा को एक साइड में ले लें, डेल्टा Q बटे डेल्टा y गुणा y0 बटे Q0। तो ये हमारा सूत्र है। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं मांग की आयलोच को। मांग की आयलोच के प्रकार। मांग की आयलोच कीमत लोच के बराबरी इनकी संख्या होती है, यानी कि ये भी 5 ही प्रकार की होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि यहाँ पर आयलोच जो है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। मांग की आयलोच सामान्यतः धनात्मक होती है, अर्थात उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीदता है तथा आय में कमी होने पर वह वस्तु की कम मात्रा खरीदता है। ऐसा सामान्य विलासितापूर्ण और आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में होता है, यानी कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तु की मांग भी उपभोक्ता जो है वो बढ़ा देता है, और अगर उसकी आय घटती है तो वस्तुओं की मांग भी वो घटा देता है। और मांग की आयलोच धनात्मक जो है वो सामान्य विलासितापूर्ण और आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में होती है। दूसरा प्रकार है ऋणात्मक का। घटिया या निम्न कोटि की वस्तुओं के संबंध में मांग की आयलोच ऋणात्मक होती है, अर्थात उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता घटिया वस्तुओं की कम मात्रा और मात्रा में कमी होने पर घटिया वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीदता है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जो अमीर होता है वो अच्छी वस्तुएं, गुणवत्तापरक वस्तुएं इस्तेमाल करता है ज़्यादा,
घटिया वस्तुएं वो नहीं खरीदता, और लेकिन जो गरीब होता है वो निम्न स्तरीय वस्तुएं ही खरीदता है, घटिया वस्तुएं ज़्यादा खरीदता है क्योंकि वो सस्ती होती हैं, उसके बजट में होती हैं। तो यहाँ पर मांग की आय-लोच जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक होती है, लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक लोचों में भी ये 5 प्रकार की होती हैं, दोनों ही प्रकार की। हम यहाँ पर केवल धनात्मक जो कि सामान्यतः होती है आयलोच के प्रकारों के विषय में जानेंगे। 5 प्रकार हैं: मांग की शून्य आयलोच, मांग की अनंत आयलोच, मांग की इकाई के बराबर आयलोच, मांग की इकाई से कम आयलोच, और पांचवा है मांग की इकाई से अधिक आयलोच। तो ये 5 ही प्रकार की हैं। हम धनात्मक यानी कि हम सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में, विलासितापूर्ण आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में आयलोच के चित्र बनाएंगे और तब इसको हम समझेंगे। ऋणात्मक आयलोच भी इन्हीं 5 प्रकार की होगी, पर उनके जो चित्र बनेंगे वो ठीक कीमत लोच की तरह के बनेंगे, जैसे कीमत लोच भी इन्हीं 5 प्रकार की होती है, ठीक है। और क्योंकि वो ऋणात्मक होती है तो जैसे चित्र आप कीमत लोच वाले बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार के आप ऋणात्मक वस्तुओं के संदर्भ में आय लोच के चित्र बना सकते हैं, रेखा चित्र में दिखा सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। मांग की शून्य आय लोच। यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता वस्तु की मांग में, जबकि उपभोक्ता की जो आय है वो घटी या बढ़ी है, तो तब आय लोच जो होती है वो शून्य होती है। ये चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं डी क्यू जो लंबवत है वक्र वाई अक्ष के समानांतर, और एक्स अक्ष पर जो लंब है वो ये दिखाता है कि उपभोक्ता की आय चाहे ओ आई हो, चाहे ओ आई 1 हो, और चाहे ओ आई 2 हो जाए, लेकिन उसकी जो मांग है वस्तु की वो ओ क्यू ही रहती है। तो यहाँ पर मांग की आय लोच जो होगी वो शून्य होगी। दूसरा है मांग की अनंत आय लोच। यदि उपभोक्ता की आय में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन फिर भी मांग जो है वो घटती बढ़ती है, तो तब हम कहेंगे कि वस्तु की जो मांग है, मांग की जो आय लोच है, वस्तु की मांग की जो आय लोच है वो अनंत है। इसमें क्या होता है कि उपभोक्ता की आय, यहाँ पर आप रेखा चित्र में देख सकते हैं, ओ वाई स्थिर है, जबकि मांग कभी ओ क्यू हो रही है, कभी ओ क्यू 1 हो जा रही है, कभी ओ क्यू 2 हो जा रही है। तो एक जो मांग वक्र है वो एक्स अक्ष के समांतर बनेगा आई डी, और ये दिखाएगा कि यहाँ पर आय लोच जो है वो अनंत है। तीसरा है मांग की इकाई के बराबर आय लोच। यदि वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है ठीक उसी अनुपात में हो जिस अनुपात में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुआ हो, तो मांग की आय लोच इकाई के बराबर होती है। यानी कि अगर उपभोक्ता की आय में मान लीजिए 50% की वृद्धि होती है, तो वस्तु की मांग में भी 50% की वृद्धि हो जानी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि भाई मांग की जो लोच है, आय लोच है, वो इकाई के बराबर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ओडी जो है ये 45 डिग्री का हमने यहाँ पर खींचा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि 45 डिग्री ही आप खींचें, इसको आप किसी भी उसमें खींच सकते हैं, लेकिन किसी भी डिग्री का खींच सकते हैं, यानी कि लेकिन वो मूल बिंदु ओ से होकर गुजरना चाहिए, तो तब जो आय लोच होगी वो इकाई के बराबर होगी। इसमें जो OQ1 है, जो परिवर्तन हुआ है मांग में, और जो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन है II1, ठीक है, वो समान अनुपात में है। यानी कि 25% अगर आय बढ़ी है तो 25% मांग को यहाँ पर दिखाता है, यानी कि बराबर अनुपात में यहाँ पर जो है मांग में वृद्धि हुई है और आय में भी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर मांग की जो इकाई
मांग की जो आयलोच है वो इकाई के बराबर होगी। चौथा है हमारा मांग की इकाई से कम आयलोच। यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन उस अनुपात से कम अनुपात में होता है जिस अनुपात में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुआ हो, तो मांग की आयलोच इकाई से कम होती है। अगर उपभोक्ता की आय में ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, ज़्यादा अनुपात में, और मांग में कम अनुपात में परिवर्तन हुआ है, तो मांग की जो आयलोच होगी वो इकाई से कम होगी। रेखा चित्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मूल बिंदु से होके जा रहा है लेकिन एक सीधी रेखा के रूप में नहीं है। ठीक है, ये y अक्ष के प्रति न तो दर है, तो ये दिखाता है कि उपभोक्ता की आय में जो परिवर्तन हुआ है वो ज़्यादा अनुपात में हुआ है और मांग में जो परिवर्तन हुआ है वो कम अनुपात में हुआ है। इसको अगर हम सीधी रेखा के रूप में दिखाएं तो ये मूल बिंदु से ना होकर के ये x अक्ष से होकर के जाएगा। तो ये वक्र जो है ये दिखाता है कि मांग की जो आयलोच है वो इकाई से कम है। यहाँ पर उपभोक्ता की आय में अधिक परिवर्तन हुआ है, अधिक अनुपात में परिवर्तन हुआ है, जबकि मांग में उस अनुपात से कम वृद्धि हुई है। मांग की इकाई से अधिक आयलोच। यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन उस अनुपात से अधिक अनुपात में होता है जिस अनुपात में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुआ हो, तो मांग की आयलोच इकाई से अधिक होती है। यानी कि अगर आय में 40% की वृद्धि हुई है तो 40% से ज़्यादा मांग में वृद्धि होनी चाहिए, तो तब मांग की जो आयलोच होगी वो इकाई से अधिक होगी। ये चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर उपभोक्ता की आय में जो परिवर्तन हुआ है वो लगभग, यानी कि आय क्या है, दुगनी हुई है। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, पहले थी OI, अब हो गई है OI1, जो कि पहले की लगभग दुगनी है। ठीक है, जबकि वस्तु की मांग आप देखेंगे तो 2 गुने से ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर जो मांग की आयलोच है वो इकाई से अधिक है। इसको अगर आप सीधी रेखा के रूप में दिखाएंगे मांग वक्र को, आय मांग वक्र को, तो ये आपका जो है y अक्ष से होकर के गुजरेगा, मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। तो ये क्या दिखाता है, ये मांग वक्र, आय मांग वक्र, ये दिखाता है कि मांग की जो आयलोच है वो यहाँ पर इकाई से अधिक है। ये हमारी इस वीडियो में मांग की आयलोच को हमने जाना। उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।